देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं साथियों, जिस देश का प्यारा नाम हिंदुस्तान है। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दूरदर्शन के बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार में। सर्वप्रथम हम भारत माता के उन वीर सपूतों को, उन जवानों को सैल्यूट करते हैं जो दिन रात आंधी, बारिश, तपती गर्मी या फिर जाड़े की रातों में अपने कदम को बिना डगमगाए वहीं पर सरहदों की रक्षा करते हैं, भारतवासियों की रक्षा करते हैं और भारत माता की रक्षा करते हैं। एक सैल्यूट तो उनके लिए बनता ही है और हर दिन उनका यही दिनचर्या भी रहता है। क्योंकि अगर देश प्रेम की भावना की अगर बात की जाए तो देश प्रेम की भावना हम सभी भारतीयों के दिलों में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। और क्योंकि हम सभी भारतीयों के दिल में एक प्यारा सा हिंदुस्तान बसा हुआ है। और बात करें हम देश प्रेम की भावना की जन जागृति को लेकर, तो अभी जन जागृति जगह जगह देखने को मिल रही है। गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और मकसद है हर घर तिरंगा फहराने का। जी हां, और इस तिरंगा यात्रा जहां से भी जाए, अगर आपके गलियों से, आपके गांव से, आपके शहर से, तो इस तिरंगा यात्रा का सम्मान करना ना भूलें, क्योंकि ये तैयारी है आज़ादी के जश्न की। क्योंकि आज से ठीक 3 दिन के बाद 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए आप सबों से अपील भी रहेगी कि अपने घरों के छतों पर, प्रांगण में, आंगन में, बालकोनी में, जहां भी आप रहते हैं वहां पर तिरंगा जरूर फहराएं, क्योंकि ये तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है और इसी से हम सबकी पहचान है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया जिसका नाम कभी भी हम भुला नहीं सकते और उनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो हम सबकी जुबां पर हमेशा रहते हैं और वह है बापू। जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुनकर और सत्याग्रह का रास्ता लेकर ब्रिटिश शासन को न सिर्फ उखाड़ने का काम किया, बल्कि हमारे देश को एक नई दिशा भी दी। इसी कड़ी में कई महात्माओं, लेजेंड्स के नाम जुड़े, चाहे वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर अगर बात की जाए तो हाल ही में अगर हमारे देश के प्रणेता रहे, युवाओं के नेता रहे स्वामी विवेकानंद या फिर मिसाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन सभी के विचारों में एक ऊर्जा है जिसे अपनाने से हमें शक्ति मिलती है और हमारे सफलता का जो मार्ग होता है वो प्रशस्त होता है। तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी जो समय रहते अगर आपको पता चल जाए तो उससे आप आसानी से बच सकते हैं और जागरूक भी हो सकते हैं, बशर्ते उसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो कैंसर के कई तरह के स्टेज होते हैं, कैंसर के कई तरह के प्रकार होते हैं और ये पहले ही इस तरह से, यानी कि कह सकते हैं कि पहले ये कैंसर नहीं बनता, बल्कि इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। और वाकई में सही समय रहते अगर आप इसकी जानकारी ले लेंगे, इसे डिटेक्ट कर लेंगे खुद से, तो वाकई में ये बड़ी बीमारी को आप आसानी से कम स्टेज में ही आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में ही और कैसे अपने स्वास्थ्य को दिनचर्या के माध्यम से प्रतिदिन कैसे इसे सुधारा जा सकता है और कैसे इसे पहले ही रोका जा सकता है। इसी के बारे में आज कई विशेष बातें हम करने वाले हैं और इसी से जुड़े एक बड़े हमारे खास मेहमान हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं महावीर कैंसर संस्थान के, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद अली जी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मोहम्मद अली जी कार्यक्रम बिहार में। जी डॉक्टर साहब, कई सारी बातें करनी है कैंसर को लेकर। कैंसर में आपने रिसर्च भी किया है, लगातार आपका जो अध्ययन है वो भी चल रहा है, तो जरूर चाहेंगे कि पहले बताएं कि कैंसर के बारे में जो आपका अपना रिसर्च है वो क्या कहता है, कितने वर्ष हो गए आपको? देखिए, हमें महावीर कैंसर में काम करते हुए, कैंसर के विषय पे काम करते हुए लगभग 18 साल हो गए हैं और मैं विगत 18 वर्षों से कैंसर के डिफरेंट पहलू पर, और मेरा जो मुख्य विषय है जिस पर मैं काम करता हूं वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर काउज करने के काम आता है। ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में जो होता है ये गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है। प्रमुख रूप से जो HPV है ये सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है और मुंह के कैंसर भी, जिसको इसोफेरेंजियल कैंसर बोलते हैं, वहाँ भी होता है और पेनाइल कैंसर भी के लिए भी काउज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ग्रसित है
अगर तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महिलाएं जो कि सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हैं। मेरा विषय और रिसर्च और जो अध्ययन है इसी पर सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल, तो कैंसर के कई स्टेज होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन पहले हम थोड़ा आपके विषय में जान लें कि बिलोंग कहाँ से आप करते हैं बिहार में, और स्कूलिंग कहाँ से हुई, शुरुआती शिक्षा, और मतलब कि उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और रिसर्च की ओर ध्यान आपका कैसे गया, साइंटिस्ट बनने की तरफ प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी बहुत अच्छा सवाल है। और मैं पटना ही का रहने वाला हूँ और थ्रू आउट जो है कि शुरू से ही पटना ही में मेरी अपब्रिंगिंग और स्कूलिंग वगैरह हुई है। मैं स्कूलिंग मैंने यहाँ सेंट सेवरेंस स्कूल हाई स्कूल है वहाँ से किया है। इसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में साइंस सब्जेक्ट से लेके मैं आगे बढ़ा। उसके बाद बीएससी की, एमएससी की, उसके बाद फिर पीएचडी किया और शोध विषय किया। ये जो रिसर्च का है, ये एक रिसर्च क्या होता है कि एक टेम्परामेंट होता है और ये हमेशा लगता है कि एनालिटिकल माइंड जो होता है ये कभी कभी लगता है कि जैसे कि कभी भी किसी को एक क्यों और कैसे, ये जो सवाल जब किसी के मन में आता है तो वो लगते रहता है कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं जब साइंस जब पढ़ता था तो लगता था कि ठीक है, अगर ये इस तरह से हो रहा है तो इसमें क्या रीज़न है, कैसे हो सकता है, या क्यों ये हुआ है। तो इसके पीछे पढ़ते मुझे और अध्ययन करने लगा कि इसमें और आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। तो हायर स्टडीज़ के लिए भी मैंने आगे गया और उसके बाद लगा कि इसमें नहीं पीएचडी करना चाहिए एक ऐसे विषय पर जिस पे लगे कि हाँ। तो मैंने फिर पीएचडी किया और पीएचडी करने के बाद जो है मुझे मौका मिला महावीर कैंसर संस्थान में काम करने के लिए और कैंसर के विषय में काम करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इत्तेफाक से मेरे घर में भी 2 पेशेंट हैं जो कि कैंसर से ग्रसित हैं, मेरी माँ और मेरी बहन। तो जो कि मुझे और भी प्रेरित किया कि कैंसर से कैसे हम एक छोटी सी राहत, साइंटिस्ट का ये मतलब नहीं है कि कभी भी कि साइंटिस्ट जो है कि कोई एक नई दवा दे दे। कैंसर के पेशेंट का अगर छोटा सा दर्द भी कम किया जाता है ना, तो लगता है कि किसी एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट को कि उन्होंने अपना काम किया। क्योंकि हमारे यहाँ जब आप कभी देखेंगे तो जो पेशेंट का हाल होता है वो कैंसर, देखिए अगर दर्द ना हो तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा बीमारी क्या है। लेकिन सिर्फ दर्द को रोकने के लिए ही एक पेन मैनेजमेंट की अलग से व्यवस्था है हमारे यहाँ कि ये दर्द होता है। कैंसर को सबसे भयानक बीमारी कहा जाता है इसलिए कि इसका दर्द, इसमें चेहरे का रूप, इसमें शरीर की जो है आकृति इतना चेंज हो जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है और सिर्फ नाम से ही लोग डर जाते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो हम लोगों का काम है कि अगर हम छोटी सी भी राहत किसी अपने कैंसर पेशेंट को दे सकें तो ये हमारे बहुत बड़ा जो है कि योगदान होगा। जी, मतलब कि आपने सही कहा। और कैंसर के बारे में जब हम सोचते हैं तो वाकई में हम बहुत गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर शरीर की पूरी संरचना को ही बदल देता है। पहले इंसान कैसा दिखता है और अब कैसा दिखता है, मतलब कि लोग तो डिप्रेशन में जाते ही हैं, उनके परिवार पर भी कई सारी जो बुरा असर है वो देखने को मिलता है। HPV, जिस कैंसर के बारे में बात करें, संक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये टर्म क्या है, कैसे संक्रमण ये फैलता है और किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है? देखिए बहुत अच्छी बात है। HPV जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, ये वायरस जैसे कि आपने सुना होगा, अभी तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वायरस से सब आदमी अवगत हो गए हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है। उसी तरह से ये वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस DNA होता है, कोई वायरस होता है RNA बेस्ड। तो जो RNA बेस्ड वायरस होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे कोरोना है, HIV का वायरस है, हेपेटाइटिस C का वायरस है, वो RNA बेस्ड होता है। RNA बेस्ड कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपके पास कोई आदमी आता है अपना रूप चेंज कर करके, तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन DNA के वायरस के साथ क्या है कि अपना रूप चेंज ये बार बार नहीं करता है। हालांकि इसकी 200 जाति है, इसका जो परिवार बहुत बड़ा है, 200 की तरह का है, लेकिन फिर भी उसमें जो कैंसर काउज करने वाले जो इसकी जाति है वो सिर्फ 14 तरह की है। तो ये जो फैलने का जो तरीका है, अब तक जो अध्ययन हुआ है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन यानी कि यौन संबंध से, और यौन संबंध जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उन पे देखा गया है। लेकिन उसके अलावा भी देखा गया है कि कभी कभी ऐसे हैं कि जिनका यौन संबंध कभी नहीं हुआ है, यानी कि सेक्सुअल डेब्यू नहीं हुआ है, जो कि सेक्सुअली इनएक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात पे आता है कि यौन संबंध के अलावा आपका हाइजीन यानी कि आपकी सफाई पे क्या डिपेंड करता है, इस पे ये जो वायरस है उसके संक्रमण के फैलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब देखा जाता है कि किसी बच्चों में भी, यानी कि अगर 18 साल 17 साल यानी कि जिनका जो हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल डेब्यू यानी कि कभी इनका यौन संबंध हुआ नहीं है,
फिर भी ये आया उनके पास, वायरस का संक्रमण देखा गया। तो देखने का रीज़न यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो है कि सफाई के लिए, जो हाइजीन है, जो गुप्तांग की सफाई है, उस पर कहीं नहीं ध्यान दिया। और ये जो सफाई है मेल फीमेल दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो संक्रमण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना हाइजीन जो है उसके पे ध्यान देना है। और जो सेक्सुअल कांटेक्ट है जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स है, वो तो देखिए सब लोग जानते हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए इतने सारे जो पेशेंट आते हैं, हमने सबसे बात की, सबसे ये पता किया कि ये क्या है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि सामने नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि यौन संबंध एक से ज़्यादा नहीं है, फिर भी लेकिन रीज़न ये होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सफाई से रिलेटेड जो सफाई एक होती है, जैसे कि ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह की सफाई के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अपने गुप्तांगों की सफाई के बारे में बात नहीं करते हैं। और वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग उसको इग्नोर करते हैं। और वायरस के पनपने का एक दूसरा रीज़न ये भी है कि जैसे कि अभी देखिए माहौल जैसे बरसात का भी चल रहा है, अभी आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। क्यों? कि इसमें क्या है कि वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन वायरस तभी लगेगा जब किसी जगह पे मॉइस्चर होगा। तभी आप देखते हैं नमी बारिश की वजह से हो जाती है सब जगह, तो कहीं ना कहीं नमी जो है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। तो कभी अगर आप अपने गुप्तांग को जितना वेट रखेंगे, जितना उसको नमी रखेंगे उसमें, तो देखिए तो क्या होता है कि वो वायरस अगर लगा भी तो उसको रहने का एक जगह मिल जाता है। लेकिन अगर उसकी सफाई करते हैं और उसको सुखा देते हैं तो ये काम है जिसमें लोगों को लगता है कि अरे इतना कौन करता है, लेकिन इतनी थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी की वजह से एक बड़े से आने वाले प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। एक छोटी सी है कि जब कभी आप वॉशरूम जाते हैं, जब पेशाब के लिए जाते हैं, तो वहाँ करने के बाद आप सिर्फ उसे धो दीजिए, थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। देखिए वहाँ पे लगेगा ही नहीं कि वायरस का इन्फेक्शन या किसी तरह का बैक्टीरिया है। वायरस और बैक्टीरिया तभी लगता है जब कोई एरिया वहाँ पे मॉइस्चर है, ये इसके संक्रमण का कारण। मतलब किस तरह की सही जानकारी और अवेयरनेस आपको इस तरह की होने वाली बीमारियों से दूर कर सकता है। बिल्कुल। पटना महावीर कैंसर संस्थान से आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि बिहार में ऐसे जो मरीज हैं जिस संक्रमण की हम बात कर रहे हैं, वो कितने ऐसे मरीज हैं? कोई अगर आंकड़ा तो ज़रूर बताएं उसके बारे में, और कितने वो अवेयर हैं? और क्या लगता है कि जब बीमारियां उनकी डिटेक्ट होती है तो इसको अवेयर करने के लिए, या फिर जो भी आप पूछते हैं, जो भी उनका पहले जो पूछताछ होता है शुरुआती दौर में, तो कितने झिझक उनके बीच रहता है इस तरह को लेकर? क्योंकि समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि इस तरह की बीमारियों में ज़्यादा लोग कुछ बताने को नहीं चाहते हैं, झिझकते हैं। बिल्कुल सही आपका सवाल है। देखिए एक ऐसी चीज़ है कि कैंसर और बिहार में और हमको लगता है कि भारत में ही ऐसी है कि जो लोग बीमारी को सबसे पहले, अगर कुछ भी होगा, कैंसर तो एक बहुत बड़ी बीमारी है और समाज में एक ऐसी धारणा है कि कैंसर को इतना लोग छिपा के रखते हैं, और अगर कहीं इलाज भी करा रहे हैं तो दूसरे से शेयर करने में ये होते हैं कि भाई हमको कैंसर कैसे हो सकता है। एक बात रही। दूसरी बात कि आज जिस पहलू पे हम लोग बात कर रहे हैं यह है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर है। अब इसका संबंध कहीं ना कहीं यौन से है, कहीं ना कहीं गुप्तांग से है, क्योंकि महिलाओं में जो होता है वो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो महिलाएं खुद अपने ही घर में, अपने ही पति से, अपने ही घर में, अपने ही जो लोग उनके करीबी हैं उन तक भी बातों को नहीं पहुंचाते हैं। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसको सबसे पहले अर्ली स्टेज में पूरा कंप्लीट ठीक किया जा सकता है। लेकिन पता चले, देखिए इसका एक छोटा सा बता रहे हैं कि देखिए इसका रूप कैसा होता है। जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग जो होता है, टिप ऑफ आइसबर्ग क्या होता है कि समुद्र में आप देखेंगे कि छोटा सा एक बर्फ़ का टुकड़ा छोटा सा ऊपर में दिखता है, लेकिन अगर वो पानी के नीचे देखेंगे तो एक बड़ा सा रूप लिए रहता है। तो सर्वाइकल कैंसर भी जो है यही होता है कि सिम्टम्स बहुत कम दिखता है इसका, और इस पे अवेयर बहुत है, लेकिन बीमारी अंदर से बहुत बड़ी फैल जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर लोग सामने आते हैं या महिलाएं अपने देखती हैं कि उनके मासिक धर्म में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यौन संबंध स्थापित करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो इसकी रिपोर्टिंग तुरंत होनी चाहिए, चाहे वो कहीं करें, चाहे लोकल डॉक्टर्स करें या हायर सेंटर पर करें। तो इसी से ही देखिए यहाँ से बचा सकता है। और ये मैं जो अवेयरनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि उनको पता है जब तक नहीं रहेगा लोगों के बीच में, गांव के बीच में, कि अगर कि भाई ये क्या प्रॉब्लम होता है, हमको कब कहाँ ध्यान देना है। क्योंकि मासिक गड़बड़ी जो है कि सबके साथ होती है,
लेकिन कब कहाँ कितना है उसकी जानकारी रहेगी तो लोग ज़रूर सही समय पर आएंगे, और सही समय पर आने पर सर्वाइकल कैंसर का और बाकी भी कैंसर का पूरा इलाज है। फिट रहने के लिए रोज़ाना आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब, ये बताइए। जी बिल्कुल सही सवाल है। और फिट रहने के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं मानता हूँ, ये वॉकिंग को मैंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो कि देखिए हम लोग नेचुरल सब कुछ करते हैं, कहते हैं कि नेचुरोपैथी नेचुरल वे में जाना है, तो मनुष्य ने जब खड़ा होना सीखा और खड़ा होकर पहले उसने चलना सीखा, तो चलने का जो प्रक्रिया है ये हमारे मतलब कि आदि मानव काल से चला आ रहा है, और वो चलना ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें पैर दिया गया है जिसकी वजह से चलना। तो चलने से आप देखिएगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है और आपका जो भी हृदय का काम करने की क्षमता है, लंग्स के काम करने की क्षमता है, ब्रेन को काम करने की क्षमता है, तो ये सबसे तो अगर और एक ये ऐसा एक्सरसाइज है जो कि आप हर वक्त हर जगह कर सकते हैं, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं। तो वॉकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मैंने मेरे अध्ययन से लगता है कि वॉकिंग किसी भी स्टेज में करना चाहिए, और बहुत सारी बीमारी के लिए भी ये हेल्पफुल है। इसके अलावा कभी आपको लगता है तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह है जो कि शरीर को खींचना है। देखिए हम लोग जब सवेरे उठते हैं या आप जानवर को भी देखते हैं, जैसे कभी कुत्तों को भी देखा होगा कि जैसे वो बैठा हुआ है उठता है तो ऐसे करके खींचता है अपने आप को, तो ये जो खींचने वाला प्रोसेस है इसी को स्ट्रेचिंग कहते हैं। और ये खींचने से क्या होता है कि जितना भी शरीर में जो छोटे छोटे जहाँ पे सिकुड़न है, जहाँ पे ही है, तो वहाँ से खिंचाव एक होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन, मकसद है कि ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना। और जब ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं तो आपका हृदय को आराम मिलता है, जो काम उसको करना होता है उसको थोड़ा सा हेल्प दे देते हैं, तो हार्ट और स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अगर जैसे योगा के बारे में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, जिम भी बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन एक ऐसा चीज़ है कि जो लाइफ टाइम आप कर सकते हैं वो वॉकिंग है। और वॉकिंग जो है कि अगर किसी भी स्टेज में है, अगर किसी का वज़न ज़्यादा भी है, वज़न कम भी है, और बूढ़े हैं, कोई भी है, लेडी है, घर पे भी है, तो कुछ अगर उनका चलना, उनका सीढ़ी चलना, जैसे कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा जो डिपार्टमेंट है 4th फ्लोर पे है, मैं हमेशा सीढ़ी यूज़ करता हूँ। वो लिफ्ट रहता है, लिफ्टमैन कहता है कि आप इसमें आ जाइएगा, कि नहीं ये सबसे बड़ा है, क्योंकि आते और जाते अगर मैं 4थी तल्ले पर सीढ़ी से आता हूँ तो ये मेरे कार्डियक के लिए और मेरे नी के लिए बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो छोटे छोटे ऐसे नहीं कि आपको वक्त निकालने की ज़रूरत होती है, लेकिन छोटे छोटे एक्टिविटी से दिन भर एक्टिव रहना जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फिट रहने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। जहाँ भी कुछ थोड़ी सी भी एक्टिविटी अगर नजर आए तो उससे आप बचे नहीं, अगर वहीं पर आप करते हैं तो मतलब कि फिट रहने के लिए एक मूल मंत्र हो जाएगा कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ फिट रहेंगे, और वो क्रिया प्रतिदिन कर रहे हैं अपने जीवन में दिनचर्या में शामिल करने के बाद। डॉक्टर साहब 18 साल का आपका करियर, मतलब कि 2007 में अब जैसा कि आपने बताया कि महावीर कैंसर संस्थान से आप जुड़े 18 साल हो चुके हैं, कई रिसर्चेस आपके हैं कैंसर को लेकर, जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं, क्या उपलब्धि आप तक की रही है उसके बारे में जरूर बताएं। जी सही कहा आपने। देखिए जब मैं महावीर कैंसर ज्वाइन किया था हमने, तो उस वक्त ही हमने एक सबसे बड़ा काम करते थे कि जो कि एक कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी थी। कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी क्या होती है कि जिसमें हम लोगों को अवेयर कराते हैं। तो उस कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आम लोगों को अवेयर नहीं करना, बल्कि पेरिफेरी में जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर्स हमारे गांव में हैं, जिनको रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं, कि जो कि सबसे पहले जो कि गांव के लोग उन्हीं के पास जाते हैं। तो हम लोगों का काम था कि पहले उन लोगों को जाके हम लोगों को जागृत करना कि कैंसर क्या है, कैसे कैसे समझना है, जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, ये हमारा काम था। उसके बाद जब मैंने शोध करना चालू किया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे, तो देखिए इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, इस पर एक दिक्कत हुआ। तो इसकी टेस्टिंग के लिए क्या है कि चूँकि गर्भाशय का मुख का कैंसर होता है, तो इसकी जांच के लिए गर्भाशय के पास जाके, मुख के पास आके एक पैप इसमें टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि वो वहाँ पे जाके, और किसी तरह से वहाँ पे कोई एनेस्थीसिया लोकल भी नहीं दिया जाता है, वहाँ जाके वहाँ पे आप स्पैचुला से वहाँ पे 360 डिग्री घुमाना है और लेना है। ठीक है, तो ये करके जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे अनमैरिड हैं, उनके लिए बहुत पेनफुल था। और अगर अनमैरिड हैं तो उसके लिए और भी पेनफुल क्या बात है कि एक हाइमेन मेम्ब्रेन होता है जो कि उनके रप्चर होने का चांसेस, जिसको कहते हैं कि आप अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करना। तो ये जो प्रोसीज्योर है वहाँ से सैंपल लेने का, ये बहुत ही पेनफुल और दिक्कत वाला था। और तब मैंने इस पर शोध करना चालू किया कि इसके सैंपल को कैसे हम आराम से ले लें, जो कि नॉन इन्वेसिव हो,
बिना किसी अंदर मतलब किसी प्रकरण के अंदर जाए, वो नॉन इन्वेसिव हुआ। तब इस विषय पे मैंने बहुत काम किया और इस विषय पे काम करने पर मुझे लगा कि जो महिलाएं अगर यूरिन देती हैं, तो जैसे कि आप यूरिन टेस्ट कल्चर के लिए किया जाता है, उसी यूरिन में क्या होता है कि ये वायरस जो है वो एक्सफोलिएट करके यानी कि टूट के वहाँ से यूरिन में आ जाता है। और मैंने इस समय में दिखाया कि यूरिन में कैसे जो HPV DNA मिलता है, और उस HPV DNA को मैंने टेस्ट करके साबित किया कि सिर्फ यूरिन से ही जो है आप HPV का और सर्वाइकल कैंसर की जांच कर सकते हैं। इसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी सोसाइटी था जिस वहाँ पे मैंने अपने पेपर को प्रेजेंट किया था, इसके लिए 2020 में मुझे इसके लिए अवार्ड सम्मानित किया गया था और लोगों को काफ़ी पसंद आया। और इसको हम चाहते हैं कि और भी बढ़ाना, कि किस तरह से जो एक टेस्ट को आसान कर दिया है जिस तरह से मैंने, कि अब इतना कठिन दौर से महिलाओं को दर्द से तो सिर्फ एक यूरिन देना है और घर से बैठे बैठे भी दे सकती हैं, और इस पे कैसे है। तो इस विषय पे भी मेरी बात करने जा रहा हूँ। और एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सोसाइटी है जो वर्ल्ड पूरे विश्व में है, और इस पर मैं पेपर भी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वो एक कॉन्फ्रेंस है बाहर बैंकॉक में, वहाँ पर उसमें भी जा रहा हूँ इस पर करने। जी, क्या बात है, एक बहुत ही बड़ा रिसर्च और जो उपलब्धि आपने हासिल की, जो अवार्ड्स आपको मिला, वाकई में आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मतलब कि बचपन में कि जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं तो कई सारे सपनों के साथ हम बड़े होते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं कि गार्जियंस भी सोचते हैं, अभिभावक इसी सोच के साथ उन्हें पढ़ाते हैं, बड़ा बनाते हैं कि हमारा लड़का, हमारा बेटा, हमारा बेटी कुछ बन जाए, कुछ बड़ा करे। सपनों के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं। आपके क्या सपने थे बचपन से? क्या बनना, या जो बनना चाहते थे वो आप बन गए, या फिर कुछ और भी बनना था आपको? जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि लोग जो सपने देखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सपने को पाते हैं। जैसे हमारे जो देश के जो सबसे अहम वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम, वो अब्दुल कलाम जी बनना चाहते थे फाइटर पायलट, लेकिन वो साइंटिस्ट बने। तो लेकिन उन्होंने जब साइंटिस्ट बन के जब ऊपर उन्होंने ये मकाम मिला कि भाई नहीं, अब हम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हम बन गए हैं, तो तीनों विंग के हम जो है कमांडर हो गए हैं, ये उनकी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी। तो उसी तरह से जब मैं छोटा था तो मैं पुलिस को देख के बहुत अट्रैक्ट होता था, और ये हम चाहते थे कि कभी कि हम IPS और इंडियन पुलिस सर्विस में जाएँ और करें। लेकिन जैसे जैसे आप सोचते कुछ है, जैसे कहते हैं ना कि मैंस प्रपोजल एंड गॉड डिस्पोजल्स, तो वो धीरे धीरे आपका वो एक कभी कहीं या शौक के ही या आपका जो नियति है उधर उसको ले जाता है। तो करते लगता है कि नहीं, हमको इधर जाना चाहिए, और कुछ हालात भी ऐसे होते हैं कि जो कि आपको उधर मोड़ देते हैं, तो उधर से वहाँ पे जाते हैं। लेकिन अब जब मैं इस विषय में आया हूँ तो हमको लगता है कि नहीं, शायद मेरे लिए ये सबसे सही चुनाव था। जैसे कि कलाम साहब के लिए भी था कि अगर वो साइंटिस्ट नहीं बनते तो हमारे देश को इतना नहीं मिलता। एक फाइटर पायलट बनते तो फाइटर पायलट से तो किसी एक विंग को सिर्फ फ़ायदा मिलता, लेकिन आज जो वैज्ञानिक बने तो पूरे देश को फ़ायदा हुआ है उनसे। तो हमें भी लगा कि अगर ठीक है, मैं अगर पुलिस में जाता तो एक मेरा सपना पूरा होता है। लेकिन अगर शोध को चुना है, रिसर्च को चुना है, जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हैं, जिससे हमें बहुत सुख मिलता है कि अगर किसी सोसाइटी को, किसी अपने पेशेंट को हम किसी भी तरह का राहत देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सुख वाली बात होती है। और मेरा एक नियत भी है, मेरा एक नेचर भी है कि हम कैसे दूसरों को आराम दे सकें। ये सबसे बड़ी बात है। जी, तो डॉक्टर साहब, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, उसके बारे में जरूर बताएं। क्या सभी लोग साथ में रहते हैं, और सब लोग कितने मेंबर हैं? जी, अभी मेरे साथ मेरे फैमिली में मेरी पत्नी है और मेरे 2 बेटी है, और मेरी एक बहन है जो कि पटना विमेंस कॉलेज में साइकोलॉजी में लेक्चरर हैं, और वो मेरे साथ रहती हैं। और बस एक छोटी सी यही फैमिली है हमारी। जी, कुछ संस्मरण जरूर चाहेंगे अपने, बताएं बचपन के बारे में, कुछ ऐसा जो वाकया घटना, या फिर मतलब कि 18 साल का लंबा करियर रहा है आपका अभी, और कंटिन्यू अभी रिसर्च में है, तो कुछ ऐसे अनुभव जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो, संस्मरण ऐसा कुछ है तो जरूर चाहेंगे बताएं। हाँ, देखिए, बिल्कुल एक सही बताते हैं। जैसा कि आपने कहा कि भाई आप क्या बनना चाहते थे और कहाँ आए, उसके पीछे क्या रीज़न था, तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन थी वो साइकोलॉजी में रिसर्च कर रही थी। तो ऐसा होता था कि मेरा उनके साथ लगाव इस तरह था कि मैं उनको हमेशा हेल्प करने जाता था, कुछ भी करने जाता था। तो उनके जो गाइड थे वो प्रोफेसर शमशाद हुसैन, साइकोलॉजी के काफ़ी जाने माने जो हैं कि वो जाने जाते हैं। तो जब मैं उन्हें हेल्प करने के लिए, तब मुझे मतलब मैं कॉलेज में ही पढ़ता था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है क्या है, लेकिन शोध के विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी।
तो लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, पता नहीं क्या उनका लगा, मेरे किस एटीट्यूड से क्या लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बड़ी बहन का नाम फरहत है, तो उन्होंने कहा कि देखो फरहत, ये लगता है कि ये लड़का जो है ये बहुत अच्छा रिसर्च करेगा। तो शाम को मैंने अपने जो मेरी दीदी थी उनसे बात किया मैं कि अरे देखो, हमको कभी दूर दूर से इसका ताल्लुक़ नहीं है कि मैं रिसर्च में जाऊंगा, देखो हमको तो बनना कुछ और है, और यहाँ पे किस तरह से हमको क्या एसेस किए, हम देख लो तुम्हारा साइकोलॉजी एकदम फेल है। आज जब मैं इस विषय में जब यह इतना आगे बढ़ चुका हूँ और जब लगता है तो मैं बार बार उसी बात को याद करता हूँ कि कहाँ उन्होंने मेरा कौन सा एटीट्यूड देखा, मेरा कौन सा वो विवेक देखा, कि क्या देखा जिसके उन्होंने लगा कि लड़का बहुत अच्छा रिसर्च कर सकता है। तो इस स्मरण को मैं हमेशा चर्चा भी करता हूँ और इस पर खुद भी एनालिसिस करता हूँ। उस वक्त उन्होंने भविष्य बता दिया, भविष्य बता दिया था, तो वो क्या देखे, तो रियल साइकोलॉजिस्ट अगर कह सकते हैं तो उन्होंने क्या मेरी साइकोलॉजी को देखा जो हमें भी नहीं पता था, वो सामने आया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से तो इसलिए मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ उनके इस एप्टीट्यूड को, हमेशा करता हूँ। जी, कई सारी बातों का हमने जिक्र किया। अब ये हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि बचाव कैसे किया जा सकता है, जो HPV है, जो वायरस एक तरह से है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, और टेस्टिंग को लेकर मतलब कि क्या कोई भी इसको लेकर टेस्टिंग करा सकता है, और बचाव क्या उपाय हैं इसके? जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए बचाव के लिए देखिए हम लोगों को ये देखते हैं कि जो भी इसका शोध होता है कि आखिर ये संक्रमण फैलता कैसे है, तो इस संक्रमण को फैलने पे बहुत सारी शोध हुई हैं, लेकिन उस शोध में हम लोगों ने भी देखा है कि सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तान में क्या इसका इशू रहा है। तो मैंने इसमें डिफरेंट वेमेन के डिफरेंट पॉपुलेशंस को हमने चुना। जैसे कुछ वे महिलाएँ ऐसी हैं कि जो कि मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ सेक्स वर्कर्स थी, जो सेक्स वर्कर्स थी, क्योंकि इसको कहा जाता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो हमने इसमें सेक्स वर्कर्स को भी चुना, ठीक है। और उसमें कुछ महिलाएं ऐसी चुने कि जिनके पार्टनर्स जो हैं सरकमसाइज, यानी कि जिनके लिंग में जो फोर स्किन होता है उसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो उस डेटा को हमने देखा कि किन किन महिलाओं में HPV सबसे ज़्यादा प्रेजेंट था। तो हमने देखा कि सबसे कम अगर किसी में HPV जो प्रेजेंट है वो वैसी महिलाएं थीं जिनके पार्टनर का लिंग के पास जो फोर स्किन होता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम सर्कमसिजन कहते हैं और हमारी भाषा में सर्कमसिजन कहा जाता है, अगर उनका देखा गया तो उनमें हमें एकदम ना के बराबर पाया गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए कि देखिए ये रोग है महिलाओं का सर्वाइकल कैंसर, लेकिन इसको आने का जो चांसेस है सबसे ज़्यादा इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पुरुष में ही, कि पुरुष अगर अपने जो है लिंग को की सफाई अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो उनको क्या होता है कि फोर स्किन के वजह से क्या होता है कि उनके लिंग के अंदर में हमेशा मॉइस्चर रहता है, और मॉइस्चर के साथ साथ अंदर में एक सिक्रीशन निकलता है भगवान की तरफ से कि वो सिक्रेशन की वजह से फोर स्किन पीछे की तरफ जाता है। इसके लिए एक बॉडी उनके लिंग में एक सिक्रेशन जिसको स्मेग्मा बोलते हैं, वो स्मेग्मा एक चीज़ी लाइक अपीयरेंस बना देता है। तो आप देखिएगा कभी कभी कि अगर उसको जैसे कि स्किन को आप हटाते हैं, फोर स्किन को पीछे करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है कि जो सब्सटेंस है चीज़ी लाइक पीला पीला, वो धीरे धीरे जमने लग जाता है और वो वायरस के लिए खाना बनता है, ठीक है। तो हमेशा अगर जिसका सर्कमसिजन नहीं भी हुआ है तो उसके लिए मेरी ये सलाह है कि कम से कम उसको रोज़ वॉश करें। लेकिन कितने लोग नहाने जाते हैं लेकिन नहाए जल्दी जल्दी कभी ध्यान ही नहीं गया। जी, मतलब कि कहने का मतलब ये डॉक्टर साहब कि जितना ज़्यादा आप हाइजीनिक रहेंगे, साफ सफाई करेंगे, इन तमाम चीज़ों से, इन संक्रमण से आप आसानी से बच सकते हैं। ये सभी को ध्यान देने वाली बात है कि रोज़ाना जो आप दिनचर्या करते हैं सही तरीके से अपने गुप्तांगों को साफ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीमारी होने से अच्छा है कि आप बीमारी होने से पहले उसे रोक सकें। कई तरह की हमने बात की है, लेकिन अब चूँकि हम बात कर रहे हैं, अगर 15 अगस्त की बात की जाए, 3 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा को लेकर जो मुहिम है वो भी चलाई जा रही है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। आपकी तरफ से अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपके लिए ये 15 अगस्त की तारीख का कितनी खास होती है, माहौल जो होता है, क्या भावना कहती है आपकी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात है। देखिए 15 अगस्त जो है कि ये हर एक हिंदुस्तानी की, और मतलब ये खुशी की ऐसी बात होती है कि मैं तो बताऊं कि जब स्कूल में मेरे यहाँ जब राष्ट्रीय गान जब बजता था, तो जो मैं बहुत छोटा था तो पता नहीं कैसे गूज़बम्प्स जो है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और वो आज भी मेरे अंदर है कि जैसे ही जन गण मन का जो वो सॉन्ग जब आता है
तो मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, एक भावना कैसे आती है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं पुलिस में भी शायद भर्ती होना चाहता था, और तो ये तो मेरे अंदर का एक है ही है। और इसकी ये सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे देश में चलाया जाता है, या कभी मैं पिक्चर वगैरह जाता हूँ तो देखता हूँ कि पहले ही राष्ट्रीय गान चालू हो जाता है। तो ये जो मतलब हमेशा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमेशा आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, तो इस तरह से अगर हम अपने अंदर में राष्ट्र भावना अगर रोज़ अगर रखेंगे तो हमारे पूरे अंदर में इतनी ज़्यादा राष्ट्र की भावना। तो देखिए, राष्ट्र की भावना से फ़ायदा क्या होता है कि हर एक को, जो आदमी जिस जगह पर है उसको कम से कम ये लगे कि हम ईमानदारी कर लें, और ये राष्ट्र भावना को सही समर्पण, सही कुछ, अगर हम कुछ जैसे कहते हैं ना कि हम बदले में किसी को कुछ हम देना चाहते हैं, है ना, तो आदमी कहता है ना कि अगर किसी को थैंक यू कहना है तो उसके बदले में उसको ये काम कर दीजिए। तो अगर हम राष्ट्र को कुछ देना चाहते हैं तो बस मेरा ये मानना है कि हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं वो हम थोड़ा अच्छा, हम ईमानदारी से कर दें। मेरा समर्पण यही है, मेरे लिए तिरंगा फहराने यही है। और ये जो है कि हम दिल से जो है कि हमें इतना शौक़ होता है, जैसे कि मैं अपने घर पर रहता हूँ, हमारे पल्लवी अपार्टमेंट में एक ऐसा जगह बनाया गया है जहाँ पे इतनी तैयारी के साथ जो वहाँ पर झंडा फहराया जाता है कि जैसे कि किसी ऑफिस में या किसी कार्यालय में होता है, बाकायदा नोटिस निकलता है, लोगों को वहाँ असेंबल किया जाता है, सब कुछ होता है। तो एक बहुत अच्छा लगता है, लगता ही नहीं लगता है कि मैं ऑफिस में पहले अटेंड करूँ या वहाँ जाऊँ, तो दो चीज़ होता है। तो ये चीज़ है कि राष्ट्र की भावना आपको प्रेरित करती है कि आपका काम सही, आप अपने हिस्से का काम करते हैं, यही राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पण है। और जब अच्छा काम कर देंगे तो आपको खुद ही मन करेगा कि हम जो है कि मेरा देश लहलहाए, तिरंगा की तरह लहराता रहे। और हमारा देखिएगा कि जब भी तिरंगा, जैसे अभी बरसात के मौसम में भी, तो हमेशा देखिएगा कि लहराता रहता है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की आबो हवा का एक देन है कि हमारा तिरंगा हमेशा जो है, और हमारा देखिए देश का, हर एक देश का झंडा देखते हैं कि चेंज होते रहता है, लेकिन हमारा झंडा जो है, जो 47 के बाद से अभी तक है, वो वैसा ही है और रहेगा भी। तो ये सबसे बड़ी बात है, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको अच्छे से अच्छा करें, और जैसा कि लोग करते भी हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छे कल्चर की शुरुआत भी है, बहुत अच्छी संस्कृति की शुरुआत, क्योंकि सिनेमा हॉल्स में जब भी जाते हैं तो राष्ट्रगान जैसे ही बजता है, हम खड़े होते हैं, रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। और सही मायने में अगर इन चीज़ों को हम अंजाम देते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वाकई में सही मायने में हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, सही मायने में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम हमेशा उनको हम देते रहेंगे और उन्हें हमेशा याद भी करते रहेंगे। तो चूँकि भारत सरकार की तरफ से तिरंगा यात्रा, हर घर मुहिम भी चल रहा है, हर घर तिरंगा फहराने को लेकर, तो आप अपने घर में तिरंगा फहराएंगे इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे कि हमने बताया कि हमारे यहाँ जो अपार्टमेंट में है वो करीब 42 फ्लैट्स हैं, जिसमें सारे लोग जो हैं वहाँ आते हैं, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, और कितने ऐसे हैं कि जो बेचारे चल नहीं पाते हैं, वो लिफ्ट से उतर के वहाँ तक हम देखते हैं कि खासा उस दिन आते हैं कि जिनको नीचे उतरना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन देखिए हमारी भावना, देखिए हमारे लोगों को, देखिए जो अपने किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं, लेकिन जो हमारे गार्डन है, प्रांगण है, वहाँ पे वो आते हैं, तो उनके लिए सैल्यूट सबसे ज़्यादा बनता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हमारा तिरंगा लहराता है तो जो खुशी हम लोगों को लगती है कि जो देश की आज़ादी की खुशी और जो समर्पण हम लोग जो अपने जिन लोगों की वजह से तिरंगा लहरा रहा है, तो उसको जो सैल्यूट करते हैं तो वो उसकी खुशी बहुत अच्छी लगती है। और ये चाहते हैं कि जितने लोग हैं, आपने जहाँ पे आपने सही कहा, किसी को बैल्कनी में, किसी को छत पे, जहाँ भी है वो लहराता हुआ है, वो एक बहुत अच्छी बात होती है। और मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस मुहिम को छेड़ा, जिन्होंने उस योगा को छेड़ा, जिसके वजह से लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं जागृति हुई और लोग जैसे कहते हैं कि उठो, जागो, दौड़ो, वो एक संचार दौड़ा दिया। बिल्कुल, और ये जन जागृति ही है कि जो लोग हैं अब जागरूक भी हुए हैं, हो रहे हैं और अपने घरों पर न सिर्फ तिरंगा फहरा रहे हैं, बल्कि हमारे देश की आन बान शान जो लगातार हमारे देश भर में जो भी मुहिम चलाई जा रही है, बहुत ही खुशी के साथ आज़ादी का जश्न मनाने की जो तैयारी है वो पहले से ही शुरू हो जाती है। अंत में चलते चलते चूँकि हमारा देश युवाओं का देश है और अगर बीमारियां अगर उनके घर कर जाए तो वाकई में ये बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक युवा अगर बीमार होता है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पूरे समाज पर भी एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो अमूमन जो इसकी जो संख्या, जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो कैसे जो यूथ हैं इससे बच सकते हैं सर्वाइकल्स को लेकर?
देखिए आंकड़े जो कहते हैं कि इसके लिए, देखिए सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है कि हर साल हिंदुस्तान में 1,22,000 जो है इसके पेशेंट नए आ जाते हैं, और 1,22,000 जो पेशेंट आते हैं उनको देखने के लिए, आप देखिए ये क्या है कि जो HPV वायरस है, जो कि सबसे ज़्यादा 90% चांसेस इसी का रहता है, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी महिलाओं को अगर इस HPV का संक्रमण लगता है तो वो तभी उसमें परसिस्ट करता है, यानी कि लंबे समय तक रहता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वॉश्ड हो जाता है, अपने ही से वो निकल जाता है वायरस। ये देखिए सबके लिए ज़रूरी बात मैं कह रहा हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाना, और इम्यूनिटी बढ़ाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आप किसी भी दवा को ले लें या अच्छा खाना पीना भी खा रहे हैं। ये सारी चीज़ ज़रूरी है कि आप स्वस्थ, आप अपने लिए दिनचर्या ठीक रखें, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि मैंने शोध में तो देखा है, मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने रिसर्च को शेयर कर रहा हूँ कि आपका खुश रहना ये इम्यूनिटी का मूल मंत्र है।